चलिए, जो हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 13 का आपका भारत में बाल श्रम, उसको देखो हम सोशियोलॉजी बुक से नहीं कवर करें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें पुरानी हैं, आउटडेटेड है, हमको जो कि थोड़ा सा करंट से अपडेट होना चाहिए इन सब टॉपिक पे। इसलिए देखो जो दृष्टि का आर्टिकल आया था इनके वेबसाइट पे, वहाँ से जो कि इस टॉपिक कवर करें, देखो काफ़ी अपडेटेड है। 3 जून 2021 को ये पब्लिश हुआ था आपका, राइट। तो चलो यहाँ से इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो कोविड-19 का इम्पैक्ट को बताया जा रहा है बाल श्रम पे, तो वहाँ से इसकी बात की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ी हुई आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की कमी, घरेलू आय में कमी के कारण गरीब परिवार के बच्चों को मजबूरी में बाल श्रम करना पड़ रहा है। लगातार दूसरे वर्ष लॉकडाउन ने स्थिति को और ख़राब कर दिया है, जिससे बाल श्रम को समाप्त करने की सारी कोशिशें कमज़ोर पड़ने लगी। यानी आपका जो कोरोना वायरस था, इसकी वजह से देखो सबके रोजगार चले गए। यानी जो गरीब परिवार था वहाँ पे लोग काम नहीं कर रहे थे, अब वहाँ पे किसी भी तरह खाने का इंतजाम करने के लिए वहाँ पे हर कोई जो कि काम की तलाश में निकल गया है, फिर चाहे वो बच्चे ही क्यों ना। तो इस वजह से देखो बच्चे भी देखो बाल श्रम में जो कि जुट गए हैं। तो यहाँ हमने देखा कोविड-19 का इम्पैक्ट। अब देखो भारत में बाल श्रम की स्थिति, तो इसके संबंध में यहाँ पे देखो एक आपका डेफिनेशन वो देख लेते हैं। डेटा जो कि एक फिगर के थ्रू भी देखेंगे, इसके थ्रू भी देखेंगे, एक फिगर के थ्रू भी देखेंगे, जो आपको और बेटर समझ में आएगा। जैसे यहाँ देखो कहा है कि बाल श्रम से तात्पर्य बच्चों को किसी भी ऐसे कार्य में लगाना है जो उन्हें उनके बचपन से वंचित कर देता है, यानी जिससे उन बच्चों का जो बचपन होता है वो खो जाता है। नियमित स्कूल जाने से उनकी क्षमता में हस्तक्षेप करता है, यानी कि ऐसा कोई काम जिसकी वजह से बच्चे जो कि नियमित स्कूल नहीं जा पा रहे, और यह ऐसा कोई काम जिसकी वजह से बच्चों का जो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से उनके लिए जो कि खतरनाक है या फिर नुकसानदायक है। यानी इस तरह से बच्चों का जो एक तरह से संपूर्ण विकास होता है उसमें जो कि बाधित कर रहा है कोई ऐसा काम, तो वो किस में आएगा, वो बाल श्रम में कहलाएगा। अब तो यहाँ पे बताया जाए कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 5 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के देखो बच्चे, देखो कि भारत में कितने हैं ऐसे 10.1 मिलियन बच्चे जो कि कार्यरत है। यानी बाल श्रम में देखो भारत के लगभग 1 करोड़ बच्चे, जो कि 1 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे जो कि कार्यरत हैं, जिसमें से देखो 1 करोड़ में से 80 लाख यानी 8.1 मिलियन लोग जो कि गांव में जो बाल श्रम होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे कृषक मजदूर के रूप में, राइट। तो इस तरह से जो कि वहाँ पे काम करते हैं। इस पिक्चर के थ्रू आपको और बेटर समझ में आएगा भारत में चाइल्ड लेबर की स्थिति। तो देखो ये जो आपका रिपोर्ट या पिक्चर, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट डेटा पे आधारित ये पिक्चर है। तो बोला जाए कि भारत में चाइल्ड लेबर की स्थिति बताया जाए कि लगभग देखो बताया जाए यहाँ पे 10.1 मिलियन यानी लगभग 1 करोड़ जो कि भारत में जो कि चाइल्ड लेबर यानी बच्चे ऐसे जो चाइल्ड लेबर में इंगेज्ड है। अब इसमें से बताया जाए देखो इस 1 करोड़ में से लगभग देखोगे 45 लाख लड़कियां हैं और 56 लाख जो कि लड़के हैं जो कि चाइल्ड लेबर में इंगेज्ड है। अब देखो साथ ही यहाँ बताया जाए कि देखो कौन से स्टेट में ज़्यादा चाइल्ड लेबर है, तो ये आप देखो इस तरह का जरूर मैप वगैरह बनाइए और ऐसे ऐसे डॉट कर दीजिए जहाँ पे चाइल्ड लेबर केसेस ज़्यादा है। जहाँ पर देखो जैसे ब्लैक स्पॉट में दिख रहा है उस तरह से आप जरूर कीजिएगा। अब देखो यहाँ बताया जाए कि कौन से स्टेट में ज़्यादा है, तो बताया जाए कि आपका जो देखो यूपी है वहाँ पर सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर केसेस दिखे जाते हैं, फिर उसके बाद बिहार। यानी ये देखो दोनों राज्य एक तरह से देखो पिछड़े हुए राज्य भी है, शिक्षा के मामले में भी, गरीबी के मामले में भी पिछड़े हैं काफ़ी। तो इस वजह से यहाँ पर चाइल्ड लेबर काफ़ी देखने को मिलता है और काफ़ी बड़े बड़े स्टेट भी है, राइट। और साथ ही देखो आपका फिर राजस्थान आता है, मध्य प्रदेश आता है। तो इस तरह से आपको कोई मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि यूपी बिहार में चाइल्ड लेबर के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमको एज कम्पेरिजन टू अनदर स्टेट, राइट। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर रूरल 2001 और 2011 के डेटा के आधार पर अगर कंपेयर किया जा रहा है, तो देखो ग्रामीण जो चाइल्ड लेबर था 11.3 मिलियन था 2001 में, जो कि घट के 2011 में कितना हो गया, ग्रामीण वाला जो चाइल्ड लेबर था वो 8.1 मिलियन हो गया, मतलब कि 81 लाख। पहले जो को 1 करोड़ से ज़्यादा जो कि 2001 में था चाइल्ड लेबर, लेकिन 2011 में घट के 81 लाख हो गया, जो कि काफ़ी मतलब एक तरह से कह लो हम इम्प्रूव करें चाइल्ड लेबर को ख़त्म करने में। लेकिन जो शहरी चाइल्ड लेबर वो बढ़ गया है। 2001 में कितना था, 1.3 मिलियन था, राइट, मतलब 13 लाख था। लेकिन 2011 के सेंसस के हिसाब से होता है कि लगभग 20 लाख बच्चे जो कि शहरों में इंगेज्ड है चाइल्ड लेबर के रूप में। यानी ये शहरों में जो चाइल्ड लेबर वृद्धि हो रही है, जबकि गांव में चाइल्ड लेबर में कमी हमको देखने को मिल रही है। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर डेटा वगैरह बताता है। काफ़ी अच्छा ये पिक्चर था। चलो चलते अपने आर्टिकल पे। तो देखो अब यहाँ पे चाइल्ड लेबर के संबंध में बताया जा रहा है कि इसके दुष्प्रभाव क्या है, बाल श्रम के दुष्प्रभाव क्या है। कई दुष्प्रभाव है, जैसे बताया जाएगा अगर बच्चे कुछ ऐसे फैक्ट्री वगैरह में कहीं काम करते हैं तो इससे क्या होता है, देखो उनको देखो रोग, विभिन्न रोग से वो ग्रसित हो जाते हैं। जैसे देखो कहा जा रहा है त्वचा रोग, फेफड़ों के रोग, कमजोर दृष्टि, उनकी नज़रें कमजोर हो जाती है, और टीबी जैसे जो कि बीमारी वगैरह का जोखिम बढ़ जाता है। फिर देखो कार्यस्थल पर यौन शोषण की सुविधा यानी जो वल्नरेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है बच्चों के प्रति। तो इसे बोला जाए कि ऐसे बच्चे देखो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा जो कि मुद्दा है कि अगर बच्चे जो को शिक्षा से वंचित हो जाएंगे तो यही बच्चे जो कि कल के भारत का भविष्य है। और
जब यही बच्चे देखो शिक्षा से वंचित होंगे तो भारत का भविष्य कैसा होगा, आप खुद सोचो, राइट। तो इनको देखो शिक्षा का अवसर भी नहीं मिल पाता है, वे विकास के अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ हो जाते हैं और अपने शेष जीवन अकुशल श्रमिक के रूप में निकालते हैं। यानी ये देखो अनौपचारिक क्षेत्र में काम करेंगे, जैसे अभी हमने अनौपचारिक क्षेत्र का काम देखा था, वहाँ पे अकुशल श्रमिक ही जो देखो ज़्यादातर रोजगार करते हैं, यानी इनका जो कि पूरा जीवन देखो गरीबी में बीतेगा। कुछ इस तरह की बातें यहाँ पे कही जा रही है। अब देखो संविधान में इस तरह से बाल श्रम को रोकने के लिए क्या कानूनी प्रावधान वगैरह किया गया है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि आपका जो आर्टिकल 23 है ना भारतीय संविधान का, इसके अनुसार किसी भी प्रकार का बलात् श्रम निषिद्ध है, यानी किसी से आप जो कि बलपूर्वक जो कि श्रम नहीं करा सकते, ये सब जो कि निषिद्ध किया गया, या फिर बाल श्रम भी अपराध के रूप में घोषित किया गया है। तो देखो कार्य अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कोई खतरनाक काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता, ऐसा हमारा संविधान प्रावधान करता है बाल श्रम को रोकने के लिए। फिर देखो अनुच्छेद 39 भी है, इसके अनुसार पुरुष एवं महिला श्रमिकों के स्वास्थ्य और ताकतों एवं बच्चों की नाजुक उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाता है। यानी आर्टिकल 39 में बताया जा रहा है कि आप बच्चों की नाजुक उम्र का दुरुपयोग नहीं करोगे काम कराने के लिए। फिर देखो बोला कि इसी तरह बाल श्रम अधिनियम निषेध विनियमन 1986 सबसे पहले आया था, जो कि बाल श्रम को रोकता था। इसके अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों और प्रक्रियाओं में काम करने से रोका जाता था। तो इस तरह से एक्ट का प्रावधान किया गया। फिर देखो मनरेगा 2005 है। अब सोचो मनरेगा से बाल श्रम का क्या लेना था। देखो अगर मनरेगा होगा तो यानी जो पेरेंट्स है उनको काम मिलेगा, जो उनके मम्मी पापा बच्चों के, राइट, उनको काम मिलेगा तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, उनको काम पे नहीं लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, मनरेगा भी एक तरह से बाल श्रम में इनडायरेक्टली जो कि उसको रोकने में सहायक रहा है। तो देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया, जिसके तहत सभी बच्चों को देखो जो कि उनको मौलिक अधिकार दिया गया कि आप जो कि शिक्षा ग्रहण कीजिए, निःशुल्क शिक्षा की प्रावधान किया गया। फिर साथ ही शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मध्याह्न भोजन योजना भी इसमें जो कि शामिल किया गया। इसके साथ ही देखो परिवार के लिए भी गारंटी शुदा मजदूरी रोजगार भी आया, यानी कि परिवार को जो भी बच्चों के परिवार उनको देखो गारंटी रूप से जो कि रोजगार दिया जा सके, ताकि जो बच्चे वो स्कूल में जाने का मार्ग जो हो वो उनका प्रशस्त हो, यानी वो स्कूल में जाने लगे। इसके अलावा देखो 2017 में जो आपका ILO था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसकी देखो 2 कन्वेंशन थी। तो 2017 में भारत ने इसकी 2 कन्वेंशन 138 और 182 जो कि बाल श्रम से संबंधित थी उसको जो कि स्वीकार कर लिया था, जिसके तहत देखो बोला गया कि भारत सरकार ने खतरनाक व्यवसायों में लगे बच्चों सहित बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। यानी इन दोनों कन्वेंशन को एक्सेप्ट करके क्या बताया कि भारत ने बताया कि हम देखो बाल श्रम को खत्म करने में प्रतिबद्ध हैं और इसको खत्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, राइट। तो यानी आपका ILO का कन्वेंशन था 138, 182, इसको भी भारत ने समर्थन कर दिया है। अब देखो कहा जाए कि बाल श्रम से जुड़े मुद्दे, क्या मुद्दे बाल श्रम से जुड़े हुए, ये यहाँ पे हम समझते हैं। बोला जा रहा है कि कारण प्रभाव संबंध, यानी देखो बाल श्रम और शोषण कई कारकों का परिणाम है। यानी कि जब बाल श्रम होगा या शोषण होगा तो बाल श्रम और शोषण देखो कई कारणों से होता है। जैसे बताइए अगर गरीबी है तो वहाँ पे बाल श्रम देखने को मिलेगा और लोगों का शोषण भी देखने को मिलेगा। सामाजिक मानदंड, उन्हें माफ़ करना, यानी अगर बच्चों की कोई अपराध या गलती हो रही है तो उसको आप कठोर से कठोर सजा मत दीजिए, बल्कि उनको माफ़ करना भी सीखिए, उनको समझाइए प्यार से। अगर आप उनको लगातार सजा ही देंगे हर गलती पे तो वो जो कि इस तरह से अपराध के गतिविधि में आगे बढ़ जाएंगे। फिर साथ ही देखो कहा जाए कि वयस्कों और किशोरों के लिए अच्छे काम के अवसरों की कमी, यानी देखो जो वयस्क यानी किशोर युवा हैं उनके लिए देखो काम नहीं मिला है तो वो देखो बाल श्रम कर रहे हैं, इसकी वजह से देखो वो अपराध में भी चले जा रहे हैं। फिर साथ ही बोला कि प्रवास और आपात की स्थिति, यानी देखो बहुत सी फैमिली देखो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो कि काम के लिए प्रवास करती है, राइट। तब इससे क्या होता है कि उनके बच्चे को भी उनके साथ आना पड़ता है। अगर फैमिली छोटी है, यहाँ पे जॉइंट फैमिली नहीं है, तो अपने फैमिली को लेकर आते हैं। तो इससे देखो जो यहाँ के बच्चे होते हैं वो भी इनकम में सहायता देने के लिए जो कि घरों में काम करना शुरू कर देते हैं, किसी घरों में किसी के दुकान में बैठना काम करना शुरू कर देते हैं। खासकर देखो छोटे बच्चे जो कि दुकानों पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जैसे कपड़े की दुकान हो गई, राइट, या किसी भी चीज़ की दुकान हो, वहाँ पर देखो छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो ये सभी जो कि फैक्टर बताया जाएगा कि किसके कारण जो कि बाल श्रम में वृद्धि हमको देखने को मिले। अब देखो इससे एक और मुद्दा बताया गया कि ये देखो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। कैसे कि बाल श्रम देखो शोषण की निरंतरता एवं बच्चों की स्कूलों तक पहुंच न होने के कारण उनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कमजोर हो रहा है। इससे आर्थिक जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसके लिए नकारात्मक साबित होगा। जब देखो बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर होंगे तो वो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे पाएंगे, जब बड़े होंगे तो नहीं दे पाएंगे बिल्कुल। तो इसी वजह से बोला जाए कि जो हमारी इकॉनमी है उसके लिए भी एक तरह से खतरे की घंटी है, राइट। अब देखो बोला जाए कि औपचारिक क्षेत्र में बाल श्रम, अनौपचारिक क्षेत्र में, राइट, अनौपचारिक क्षेत्र में देखो अनौपचारिक क्षेत्र है वहाँ पे श्रम कानून प्रतिबंध बहुत कमजोर वगैरह होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बाल श्रम काफ़ी देखने को मिलते हैं। जैसे देखो ईंट भट्टे पे, कालीन बुनाई में, परिधान निर्माण, कृषि, मत्स्य क्षेत्र में बच्चे काफ़ी ज़्यादा आपको काम करते हुए नजर आएंगे।
फिर देखो बोला जाएगा यहाँ पे प्रच्छन्न बाल श्रम, पिछले कुछ वर्षों में बाल श्रम की दर में गिरावट के बावजूद बच्चों को अभी भी घरेलू मदद जैसे कार्यों में प्रच्छन्न रूप से बाल श्रम का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि बच्चों को अभी भी घरेलू कार्य उनसे लिए जा रहे हैं, जिससे उनका शिक्षा एजुकेशन वगैरह प्रभावित हो रहा है, वो स्कूल नियमित स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। फिर देखो बोला जाएगा एक और इसमें मुद्दे हैं बाल श्रम से, बाल तस्करी। जहाँ बाल श्रम ज़्यादा होता है वहाँ पे देखो बाल तस्करी भी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों को जो कि बाल श्रम करने के लिए वहाँ पे किडनैपिंग वगैरह कर देते हैं, उनको बेच वोच देते हैं, तो इस तरह की केस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वे फॉरवर्ड में बोला जाए कि आगे की क्या हो सकती है। देखो अभी हमने पढ़ा था लगभग जो 80% बाल श्रम कहाँ है, वो गाँव में। तो बोला जाएगा कि इसमें देखो पंचायत की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बाल श्रम को खत्म करने के लिए। तो चूंकि भारत में लगभग 80% बाल श्रम जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, तो पंचायत बाल श्रम को कम करने के में एक प्रमुख भूमिका निभा सकती है। इस संदर्भ में देखो पंचायत को क्या करना चाहिए, बाल श्रम के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहिए, माता पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी पंचायत घर घर जाए और बोले कि आप अपने बच्चों को जरूर स्कूल भेजें, उनको काम वाम में मत लगाओ। ऐसा माहौल बनाया जाए जहां बच्चों को काम न करना पड़े और इसके बजाय वो स्कूल में दाखिला ले। मतलब देखो अगर हर घर से जो कि बच्चे स्कूल जाना शुरू करेंगे, कुछ स्कूल पे ऐसा एक्टिविटी किया जाए, कुछ बच्चों को प्रॉफिट, जिससे बच्चे आने के लिए स्कूल में प्रेरित हो, और उनको जो कि कुछ ना कुछ, साथ ही अगर स्कूल में अगर बच्चे आ भी रहे तो उनको भी हर महीने का कुछ ना कुछ, एक तरह से ये भी कर सकते हैं, कुछ ना कुछ पैसे दे, महीने के 50 रुपये 100 रुपये पर बच्चा, ताकि वो जो कि उनका जो थोड़ा बहुत खर्च वगैरह है वो भी उनके जो कि फैमिली न वहन करना पड़े, और इसलिए उनको जो कि काम न करना पड़े, और उनको जो कि खर्च वगैरह थोड़ा बहुत योगदान दे सके अपने फैमिली में। तो इस तरह के भी प्रावधान किए जा सकते हैं। फिर शादी के कहा जाए कि सुनिश्चित करें कि बच्चों को स्कूल में पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो। अगर बच्चों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं होगा तो बच्चे तुरंत स्कूल छोड़ के घर आ जाएंगे, राइट। तो अगर बच्चों को स्कूल में बनाए रखना है तो उनको हर तरह की सुविधा स्कूल में हमको देनी पड़ेगी, खासकर जो टीचर की अटेंडेंस है और टीचर की एक्टिविटी है, मतलब एक्टिव होकर पढ़ाई, इस तरह की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फिर वो कहा जाएगा बाल श्रम को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों और इन कानूनों का उल्लंघन करने पर जुर्मानों के बारे में उद्योग के मालिकों को सूचित करें, और इस तरह के कानून को कठोरता से जो कि लागू करने की आवश्यकता है। फिर वो कहा जाएगा गाँव में बालवाड़ी और आंगनवाड़ी को सक्रिय करें, ताकि कामकाजी माताएं छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई बहनों पर न छोड़े। अगर छोटे बच्चे यहाँ पर आके काम जो कि आंगनवाड़ी में या बालवाड़ी में आकर अपना एक्टिविटी करेंगे, तो जो महिलाएं होंगी वो उनका भार जो कि बड़े भाई पे जो कि नहीं छोड़ेंगे, जिससे जो कि देखो हर कोई बच्चा जो कि स्कूल में आना शुरू कर देगा। फिर देखो कहा जाए कि स्कूलों की स्थिति में भी सुधार किया जाए, इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति को प्रेरित करना चाहिए। तो इस तरह कुछ सुधार की बात किया जा रहा है पंचायत स्तर पर। फिर देखो बोला जाए कि एकीकृत दृष्टिकोण भी अपना के जो कि बाल श्रम को खत्म कर सकते हैं। अब एकीकृत दृष्टिकोण मतलब जैसे जो शोषण संबंधी जो कार्य है, जो शोषण संबंधी अपराध है और बाल श्रम संबंधी, इन सभी को एक साथ मिलाकर एक साथ काम करना होगा, एक ही दृष्टि से देखना होगा और एक साथ खत्म करने की कोशिश करना पड़ेगा, तभी जाकर इसका देखो अच्छे से निपटारा हो सकेगा। फिर बोला जाए कि बच्चों का सक्रिय हितधारक के रूप में समझना है। बच्चों के पास बाल श्रम को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की शक्ति है, वे बाल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और इस बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि दे सकते हैं कि वे अपने भागीदारी को कैसे समझते हैं और सरकार और अन्य हितधारकों से वे क्या अपेक्षा करते हैं। यानी कि जो बच्चे हैं उनको भी इस तरह की एक्टिविटी में उनको जो कि भागीदारी उनका सुनिश्चित करना, और उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी क्या आवश्यकता है, उसको ध्यान से सुनकर समझकर जो कि उसके अनुसार काम करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कंक्लूजन करता है दृष्टि आर्टिकल कि बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए बने होते हैं, कार्यस्थलों पर कार्य करने के लिए नहीं। बाल श्रम बच्चों को स्कूल जाने का जो उनका मौलिक अधिकार है उससे वंचित करता है, और गरीबी को जो कि पीढ़ीगत बनाता है, यानी गरीबी जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ऐसे चलती जाती रहेगी अगर बाल श्रम हमारे देश में होगा तो। यानी जो गरीबी एक मुक्त भारत बनाना है वो भी हम जो कि सफल नहीं पाएंगे। बाल श्रम शिक्षा में एक प्रमुख बाधा के रूप में कार्य करता है, जो स्कूलों में उपस्थित और प्रदर्शन दोनों को प्रभावित करता है। तो इस तरह से देखो कुछ हमने जो कि अपना बाल श्रम वाला जो टॉपिक था उसको खत्म किया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और कुछ भी करंट के कुछ टॉपिक वगैरह आते रहेंगे इस पर आर्टिकल वगैरह, तो आप उससे जो कि कुछ डेटा फैक्ट मिलता है तो आप ऐड करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।